मेडिकल बॉक्स को बाथरूम में देखकर युवराज को समझ आ गया था कि जरूर सुहाना को चोट लगी है। ये सोचकर वह तुरंत बाथरूम से बाहर निकालकर कमरे में आया तो उसने देखा कि सुहाना सो रही है। सुहाना को सही तरीके से सोते देख युवराज को बड़ा अजीब लगा। अगर सुहाना को हल्की सी चोट लगी होती तो एक टाइम के लिए उतना खून नहीं दिखता, लेकिन बाथरूम में गिरे खून को देखकर इतना तो पता चल गया था कि सुहाना को बहुत गहरी चोट लगी है। कहीं ना कहीं युवराज को ऐसा लग रहा था जैसे सुहाना जब चलती गाड़ी से कूदी थी, उसकी वजह से उसे चोट लगी होगी। जिसे सोचकर वह सुहाना के पास आया और फिर धीरे से उसके ऊपर से ब्लैंकेट को हटाया। ब्लैंकेट हटाते ही युवराज की नज़र सुहाना के पूरी बॉडी को स्कैन करने लगी। आमतौर पर सुहाना जैसी दिखती थी वैसे ही दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर युवराज को उसमें कुछ भी गड़बड़ दिखाई नहीं दी। ये सोचकर वह वहां से सोफे की तरफ जाने लगा। तभी सुहाना ने करवट ली, जिस वजह से उसका क्रॉप टॉप हल्का सा ऊपर हो गया और युवराज की नज़र अचानक से उसके कमर पर चली गई, जहां पर कपड़े से पट्टी की हुई थी और वो कपड़ा खून से लाल हो चुका था। सुहाना के कमर से खून निकलते देख युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह तुरंत सुहाना के पास आया और फिर उसके कमर पर हाथ रखकर चोट को देखने लगा। जब सुहाना सो रही थी तभी उसको एहसास हो गया था कि किसी ने उसके कमर पर हाथ रखा है, जिस वजह से उसने तुरंत अपनी आंखों को खोलकर जल्दी से युवराज के हाथों को पकड़ा। लेकिन जब उसने देखा कि उसके सामने युवराज है तो कहीं ना कहीं उसे शांति मिली और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या प्यारे पतिदेव, जब मैं रोमांस करने के लिए बोलती हूँ तब आप करते नहीं हैं और आधी रात को आप मुझे टच करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उसे देखते हुए कहता है, पहली बात तो मैं तुम्हें टच नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी है। तुम्हारी इस चोट की वजह से तुम्हारे कपड़े भी खून की वजह से लाल हो रहे हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज ने तुरंत उसके कमर पर से उस कपड़े की पट्टी को हटाया। इसके बाद युवराज की नज़र उसके कमर की चोट पर चली गई और यह युवराज साफ देख पा रहा था कि कैसे सुहाना को गोली से चोट लगी है, क्योंकि चोट पर गोली के निशान पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। ये देखकर युवराज हैरानी से कहता है, तुम्हें गोली लगी है, लेकिन इतनी गहरी चोट लगने के बाद भी तुम इतनी आराम से सो कैसे सकती हो? तुम्हें तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज को फिक्र करते देख सुहाना मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे तकलीफ में देखकर आपको भी दर्द हो रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं आपको मुझसे दोबारा प्यार हो रहा है क्या? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की शायरी को सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, पहली बात तो इस समय शायरी बोलना बंद करो और दूसरी बात मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही है। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे इन खून की वजह से मेरा कमरा गंदा हो जाए। तुम्हारे खून की वजह से मेरा बेड तो ऑलरेडी गंदा हो गया है, अब मेरा कमरा गंदा ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर पट्टी करवाओ। लेकिन सबसे पहले तुम्हें बताना होगा आखिर तुम्हें ये चोट लगी कैसे, क्योंकि गाड़ी से कूदने पर गोली के निशान तो नहीं बन सकते हैं। जरूर तुम ऑफिस से निकलने के बाद कहीं गई थी। वैसे तो मैं जानता हूँ तुम मुझे बताना नहीं चाहोगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर ऑफिस से निकलने के बाद क्या हुआ था? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर रहती है। सच बताओ तो ये दर्द मुझे उतना महसूस नहीं हो रहा है जितना आपकी नफरत महसूस होती है। ये दर्द मेरे लिए बहुत छोटा है। ऐसे निशान तो मेरे शरीर पर कई जगह पर मिल जाएंगे आपको। और रही बात ऑफिस से जाने के बाद मैं कहाँ गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको वैसे भी मेरी सच्चाई पता चल ही गई है, तो मैं आपसे आप कोई झूठ नहीं बोलने वाली हूँ। ऑफिस से निकलने के बाद मैं अपने पार्टनर के घर गई थी। वहाँ से मुझे पता चला कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, हालांकि उससे मैं बात नहीं कर पाई, लेकिन वह भी दुश्मन है। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था।
मैं अपने पार्टनर के साथ वहां गई तो उस आदमी ने अपने कुछ घर के गुंडों को भेज दिया मुझे मरवाने के लिए, जिसके बाद मैं अपने पार्टनर के साथ बड़ी मुश्किल से उन लोगों को मारते जा रही थी। जब मैंने देखा कि उस आदमी के भेजे हुए सारे लोग मर गए हैं, तब मैं अपने पार्टनर के साथ घर जा रही थी। लेकिन तभी उस आदमी ने मेरे कमर पर वार कर दिया। अगर मुझे पता होता वो कहाँ छुपा हुआ है, तो मैं उसे जिंदा गाड़ देती। पूर्णविराम। सुहाना की गुस्से भरी बातों को सुनकर युवराज हैरानी कहता है, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया लेकिन तुमने हमें एक बार भी नहीं बताया। भले ही हम दोनों का रिश्ता अब आगे नहीं चलने वाला है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पुलिस का शक सबसे पहले मेरी मॉम के ऊपर जाता, क्योंकि इस समय पुलिस की नज़रों में मेरी मॉम गुनहगार बन चुकी है। पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना उसे देखकर कहती हैं, पहली बात तो आपकी मॉम गुनहगार है। मेरे पास सबूत नहीं है इसलिए मैंने उन्हें जेल से रिहाई दिलवा दी है। जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग जाएगा ना उस दिन मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ और फिर उस दिन आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में सोफे पर जाकर बैठ गया और फिर वो उसे देखते हुए कहता है, मैं ना एक नंबर का बुद्धू इंसान हूँ जो बार बार तुम्हें तकलीफ में देखकर तुम्हें बचाने के लिए चला जाता हूँ। तुम्हें तो इसी तरह दर्द में रहना चाहिए। तुम्हें तो मर भी जाना चाहिए। जब से मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी को नर्क बना चुकी हो। तुम्हारी फिक्र करना तो दूर की बात है, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है। पूर्णविराम। ये कहकर युवराज गुस्से में सोफे पर जाकर सो गया। युवराज को गुस्से में सोते देखकर सुहाना ने पहले तो अपनी कमर को देखा, जहां से अभी भी खून बह रहा था। उसके बाद वह धीरे से बेड से उठी और फिर बाथरूम की तरफ जाने लगी, क्योंकि मेडिकल बॉक्स अभी बाथरूम में रखा हुआ था, जिस वजह से वह बाथरूम में जाकर मेडिकल बॉक्स लेकर वापस से कमरे में आई और फिर उसमें से रुई निकालकर खुद के चोट पर लगाने लगी। युवराज ने अपनी आंखों को जरूर बंद किया हुआ था, लेकिन वह धीरे से ही अपनी आंखों को खोलकर सुहाना की हर हरकतों को देख रहा था। सुहाना अपने चोट पर क्रीम लगाने की कोशिश कर रही थी। ये देख युवराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वह तुरंत सोफे से उठा। वो सुहाना के पास आकर उसके हाथों से क्रीम लेकर उसकी कमर पर लगाने लगा। जब सुहाना ने देखा कि कैसे युवराज उसकी मदद कर रहा है तो वह शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप कहते हो कि आपको मुझे चोट में देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर आप बार बार मेरी मदद करने के लिए क्यों चले आते हो। पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, मुझे लाइट ऑन करके सोने की आदत नहीं है। इस समय कमरे की लाइट ऑन है और जब तक तुम अपने कमर पर कुछ लगाओगी ना तब तक 2 घंटे तो जरूर हो जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ताकि मैं भी शांति से सो जाऊं। पूर्णविराम। ये कहकर युवराज ने धीरे धीरे करके उसके खून को साफ किया और फिर क्रीम लगाने के बाद उसकी कमर पर पट्टी बंधी। हालांकि खून अभी भी बह रहा था, क्योंकि सुहाना डॉक्टर के पास नहीं गई थी और ऐसे में डॉक्टर जब इलाज करते हैं तो वो कुछ इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि कमर से निकलता खून रुक जाए। पूर्णविराम। सुहाना की पट्टी करने के बाद उसने उस मेडिकल बॉक्स को टेबल पर रखा और फिर वो उसे देखते हुए कहता है, कल ऑफिस जाने से पहले हॉस्पिटल चले जाना ताकि इस पर अच्छे से इलाज हो जाए। अगर ऐसे ही बिना इलाज के चोट को लेकर घूमोगी तो तुम्हें भी इन्फेक्शन होगा और साथ ही तुम्हारे पास रहने वाले लोगों को भी। पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना अंगड़ाइयां लेते हुए कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं दूसरों की जिंदगी बर्बाद जरूर कर सकती हूँ, चाहे वह इन्फेक्शन से करवाना हो या फिर बंदूक से। पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज सोफे पर बैठते हुए कहता है, तुम्हें हर बात का जवाब बंदूक से ही आता है ना। तुम कभी भी दिल से तो बात करती नहीं हो। तुम बार बार कहती हो कि तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकती हो। तुम बस मुझे पाना चाहती हो।
पाने में और प्यार करने में बहुत अंतर होता है। प्यार करना उसे कहते हैं जिसके लिए हम खुद की जान भी कुर्बान कर दे, जिसकी खुशी के लिए हम खुद के प्यार को कुर्बान कर देंगे, और पाना उसे कहते हैं कि दूसरों की लाइफ में घुसकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना बेड पर बैठते हुए कहती हैं, अगर इन दोनों में ही मुझे आप मिल रहे हो तो मेरे लिए ये दोनों ही प्यार है। आप मुझे अगर दिल से मिल रहे हो तो मुझे उसमें भी खुशी है। अगर आप मुझे बंदूक से मिल रहे हो तो मुझे उसमें भी खुशी है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, लेकिन मैं तुम्हें कहीं से भी नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं अब नंदिनी का होने वाला हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे 15 दिन का टाइम देती हो, और इन 15 दिनों में मैंने तुम्हारा जीना हराम नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी युवराज गोयल नहीं। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैंने आपको 15 दिन दिए हैं। इन 15 दिन में अगर आप मुझे तलाक देने पर मजबूर कर देते हैं तो मैं खुशी खुशी आपको तलाक देकर चली जाऊंगी और फिर कभी भी आपके और नंदिनी के बीच में नहीं आऊंगी। लेकिन 15 के जगह 16 दिन है तो आपको खुशी खुशी मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वह भी पूरे पब्लिक के सामने। और या फिर इन 15 दिन में आपकी माँ गुनहगार साबित नहीं हुई तो मैं खुद आपको तलाक देकर आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी भी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन अगर आपकी मॉम गुनहगार साबित हुई तो आपको खुद अपनी मॉम को सजा दिलवानी पड़ेगी। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उसे देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी मॉम कभी भी गलत काम नहीं कर सकती है। वह एक समय के लिए इंसान पर हाथ उठा देगी लेकिन किसी की जान तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती है। इसलिए आज से 15 दिन तक तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना उसे देखते हुए कहती है, ठीक है, तो फिर आप भी अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं आपसे दूर नहीं जाने वाली हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना ने युवराज को देखकर एक आंख मारी और फिर उसने बेड पर लेटते हुए अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लिया। अगले दिन युवराज अनिकेत और नंदिनी के साथ ऑफिस जा चुका था। इस बार सुहाना को ऑफिस जाने में जरा देर रही हो गई थी। इस वजह से वह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी उसने देखा कि गायत्री गोयल अलग गार्डन में एक कोने में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही थी, जिसे देखकर वह धीरे कदमों से चलकर गार्डन की तरफ आई और फिर एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातों को सुनने लगी। वही गायत्री गोयल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुहाना उनकी बातों को सुन रही है, जिस वजह से वह थोड़ा गुस्से में फोन पर चिल्लाकर कहती है, देखो, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ। भले ही मुझे जेल से रिहाई मिल गई है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उन लोगों की नज़रें अभी भी मुझ पर होगी। मुझे इतनी आसानी से जेल से रिहाई नहीं मिली है। अगर मैं तुमसे मिलने आ गई तो मेरे साथ साथ तुम भी पकड़ी जाओगी। इससे बेहतर यही होगा कि तुम इंतजार करो, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और ऐसे में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस तरह से आज तुम मेरे साथ हो वैसे ही आगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कभी भी गलत काम नहीं कर सकती हो। पूर्ण विराम। गायत्री गोयल की बातों को सुनकर फोन की दूसरी तरफ से एक औरत ने कुछ कहा, जिसके बाद गायत्री गोयल उसको समझाने के बाद फोन कट करके घर के अंदर चली गई। वही सुहाना जो छुपाकर उनकी बातों को सुन रही थी, जब उसने देखा कि गायत्री गोयल घर के अंदर गई है तो वह बाहर निकलते हुए खुद से कहती है, आखिर माँ किससे बात कर रही थी? उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो माँ से भी ज्यादा परेशान है। मुझे पता करना होगा कि इस समय माँ के कांटेक्ट में कौन कौन है। क्या पता इन सब चीज़ों से ही मुझे सबूत मिल जाए और फिर मैं युवराज को प्रूफ दिखा सकूं। पूर्ण विराम। ये सोचकर सुहाना जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर घर से बाहर चली गई।
थोड़ी ही देर में सुहाना कंपनी पहुंची तो उसने देखा कि युवराज नंदनी के साथ उसका हाथ पकड़ के अपने केबिन की तरफ जा रहा था। नंदनी युवराज से बात करते हुए उसे देखती जा रही थी। वहीं युवराज जो अपने केबिन में जा रहा था वह नंदनी की बकवास बातों को सुनकर बड़ा चिढ़ रहा था। लेकिन सुहाना को जानबूझकर दिखाने के लिए उसने नंदनी को अपने पास रखा था ताकि सुहाना ये देख सके कि सच में वह नंदनी से शादी करने वाला है। जब सुहाना की गाड़ी युवराज की कंपनी के सामने आकर रुकी थी तभी युवराज ने देख लिया था कि सुहाना कंपनी पहुंच चुकी है। जिसके बाद उसने जानबूझकर नंदनी को अपने पास बुलाया और फिर वो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वह काफी समय से नंदनी के साथ ही था। वही नंदनी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि युवराज उसके साथ इतना फ्रेंडली कैसे हो रहा है। उसे तो ऐसा लगा था जैसे युवराज सुहाना को भूलकर अब उसके पास वापस आ गया है। दूर खड़ी सुहाना ये सब देखकर गुस्से में मुट्ठी बंद कर रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि वह अभी नंदिनी के बाल पकड़कर उसे ऑफिस से बाहर फेंक दें। लेकिन फिलहाल के लिए वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि युवराज ने पहले ही उससे कहा था नंदिनी को अगर कुछ भी हुआ तो वह कोई गलत कदम उठा लेगा। ये सोचकर सुहाना गहरी सांस लेकर अपने केबिन की तरफ जाने लगी। वह अपने केबिन में जा ही रही थी कि तभी अचानक से वह अनिकेत से टकराए। अनिकेत के हाथों में फाइल रखी हुई थी जो टकराने की वजह से नीचे गिर चुकी थी। जब सुहाना ने ये देखा तो वह नीचे बैठकर उन फाइल को उठाने में मदद करने लगी। सुहाना फाइल को उठाकर अनिकेत को देकर सॉरी कहती है तो वही अनिकेत सुहाना को शुक्रिया कहता है, लेकिन जैसे ही अनिकेत ने देखा कि सुहाना उसके सामने है तो वह गुस्से में मुंह फेर कर वहां से जाने लगा। तभी सुहाना अनिकेत का हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कहती है, क्या आप अभी भी हमसे नाराज हैं? हम जानते हैं हमने जो किया वह गलत था, लेकिन एक बार आप मेरी जगह जाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। आप तो मुझे हमेशा से छोटी बहन मानते आए हैं ना, तो क्या आप अपनी छोटी बहन से आज भी नाराज रहेंगे? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर अनिकेत को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि उसको सुहाना के लिए बुरा नहीं लग रहा था, उसे यह सोचकर बुरा लग रहा था कि सुहाना पहले कितनी अच्छी थी और आज कितनी बदल चुकी है। ये सोचकर वह अपना हाथ सुहाना से दूर करते हुए कहता है, पहले मुझे आपकी सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए मैं पागल था जो आपके साथ इतना घुल मिल गया। लेकिन आज मुझे आपकी पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। अगर आपने मेरी मॉम को जेल नहीं भेजा होता तो शायद एक पल के लिए मैं आपको माफ़ कर देता, लेकिन आपने मेरी मॉम को जेल भेजकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं आपको छोटी बहन और आप मुझे बड़ा भाई मानती थी, लेकिन हमारा रिश्ता उसी समय खत्म हो गया जब आपने मेरी मॉम को जेल भेजा था। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी मॉम कभी भी किसी का मर्डर नहीं कर सकती है। आपने बिना प्रूफ लिए मेरी मॉम को जेल में तो भेज दिया था, लेकिन क्या आपने सोचा कि मेरे और मेरे भाई पर क्या बीत रही होगी? भले ही हम दोनों अपनी माँ से बहुत कम बात करते हैं, लेकिन बचपन से हम दोनों उनके साथ ही रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, क्योंकि अब आपसे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं गलत इंसान से बात कर रहा हूँ। आइंदा से अगर आप मेरे रास्ते में आएंगी तो मुझे प्लीज़ रोकिएगा मत। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर अनिकेत गुस्से में वहां से चला गया। अनिकेत को जाते देख सुहाना गहरी सांस लेकर खुद से कहती है, हम जानते हैं अनिकेत आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम इस समय मजबूर हैं। मेरे पास सबूत है, इसलिए हम आपके मां पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम जानते हैं आप और आपके भाई हमारा दर्द नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप दोनों ने मुझे उस हालत में नहीं देखा है जिस हाल से मैं गुजरी हूँ। मेरे पार्टनर आज भी मेरे साथ इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझे दर्द में तड़पते हुए देखा है। बचपन से आज तक मैं यही सोच रही हूँ कि मेरी माँ तो मुझे बेमतलब का छोड़कर चली गई और मेरे पापा को भी किसी ने मार दिया। काश मेरी माँ जिंदा होती तो आज मैं माँ के साथ मिलकर अपने पापा के कातिल को ढूंढकर उसको जिंदा जला देती।
मैं प्रार्थना करूंगी कि मेरे पापा के कातिल आपकी मां ना हो। लेकिन जितने सबूत मुझे मिले हैं ना उससे हिसाब से तो मुझे आपकी मां ही कातिल नजर आ रही है। पर आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द इसका भी खुलासा हो जाएगा और फिर आप दोनों खुद अपनी मां से नफरत करेंगे। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना गुस्से में अपने केबिन में चली गई। वहीं दूसरी तरफ दीपशिखा लैपटॉप पर कोई काम कर रही थी। ये देखकर कुणाल उसे कॉफी देते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता चला? मैडम है जो नंबर दिया है उसको मैंने चेक किया है तो उसकी डिटेल्स भी मैंने निकलवाई थी। तुमने उसे पता करवाया कि वो डिटेल्स कहाँ की है? पूर्णविराम पूर्णविराम। कुणाल की बातों को सुनकर दीपशिखा उसके हाथों से कॉफी लेते हुए कहती हैं, हाँ मैंने पता करवाया, गायत्री गोयल जिस नंबर से बात कर रही थी वह नंबर मलेशिया का है। बट उस पर किसी इंडियन औरत का नाम है। उसकी एज भी काफ़ी है। पूर्णविराम पूर्णविराम। दीपशिखा की बातों को सुनकर कुणाल उसके बगल में बैठते हुए कहता है, तो क्या उसकी कोई तस्वीर है? क्योंकि अब जब नाम और डिटेल्स पता चल ही गई है तो उनकी तस्वीर भी होनी चाहिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। कुणाल की बातों को सुनकर दीपशिखा उसे देखते हुए कहती है, नहीं मुझे अभी तक उनकी कोई भी तस्वीर नहीं मिली है। मैं काफ़ी समय से उनकी तस्वीर को ही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। उनका नाम विशाखा है और वह इस समय मलेशिया में अपनी फैमिली के साथ रहती है। हालांकि उनकी फैमिली डिटेल्स में भी ज़्यादा लोगों के नाम नहीं है। मैंने देखा है कि वह काफ़ी अच्छे घर की है। उनकी एज भी गायत्री गोयल के एज के बराबर है। मैं सारी डिटेल्स निकलवा रही हूँ, बस मुझे तस्वीर चाहिए। हालांकि तस्वीर तो मुझे मिली नहीं तो फिलहाल मेरे पास यही डिटेल्स है। पूर्णविराम पूर्णविराम। दीपशिखा की बातों को सुनकर कुणाल कुछ सोचते हुए कहता है, विशाखा ये नाम सुना हुआ लग रहा है। मेरा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस नाम को पहले भी सुना हुआ हो, पर मुझे याद नहीं आ रहा है आखिर इस नाम को मैंने कहाँ सुना था। पूर्णविराम पूर्णविराम। कुणाल की बातों को सुनकर दीपशिखा उसे देखती हैं, तभी गौरव उसके पास आकर कहता है, तुम लोग किस नाम के बारे में बात कर रहे हो? पूर्णविराम पूर्णविराम। गौरव को देखते ही दीपशिखा उसे देखकर कहती हैं, मैडम ने जो नंबर दिया था उसके बारे में पता चल चुका है। उस औरत का नाम विशाखा है और वह मलेशिया में रहती है। विशाखा नाम सुनकर कुणाल सोचने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसने विशाखा नाम कहाँ सुना है। पूर्णविराम पूर्णविराम। दीपशिखा की बातों को सुनकर गौरव गहरी सांस लेकर कहता है, अब विशाखा नाम एक थोड़ी होते हैं, बहुत सारे लोग एक ही नाम के होते हैं। इसलिए नाम के बारे में सोचना बंद करो। उनकी तस्वीरों को ढूंढने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि अगर हमारे पास एक बार उनकी तस्वीर आ जाएगी तो हमारे लिए उनको ढूंढने और आसान हो जाएगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। गौरव की बातों को सुनकर दीपशिखा उसे देखते हुए कहती हैं, मैं वही तो बता रही हूँ। उन्होंने अपनी सारे प्रोफाइल को प्राइवेट करके रखा है। यहाँ तक कि उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि हम उनके किसी भी प्रोफाइल को हैक नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है इन्होंने जानबूझकर अपनी प्रोफाइल को बंद किया है, ताकि लोग उन्हें ढूंढ ना पाए। उनकी जितनी डिटेल्स मुझे मिली है उस मुताबिक वो पहले इंडिया में रहती थी, पर अब कुछ सालों से वो मलेशिया में अपनी फैमिली के साथ रहती है। वहाँ पर उनकी कंपनी भी है, पर उनका चेहरा भी उनके काम करने वाले वर्कर ने नहीं देखा है। यहाँ तक कि उस औरत के घर में काम करने वाले जितने भी नौकर हैं उन्हें कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है और ना ही कभी भी उनको किसी भी काम की वजह से बाहर जाने की परमिशन मिलती है, क्योंकि विशाखा को ऐसा लगता है कि अगर किसी को छुट्टी मिल गई तो वह बाहर जाकर उनके बारे में किसी को भी कुछ भी बता सकता है। कई लोगों ने सवाल भी किया था कि अगर उनके नौकर को फैमिली से मिलना होता है तो वह क्या करते हैं। तब इस पर विशाखा ने एक इंटरव्यू दिया था। हालांकि उसमें उसका चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी वॉइस एड थी जिसमें उसने कहा कि वह अपने घर के अंदर उसी नौकर को रखती है जिसकी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए किसी को घर जाने की परमिशन भी लेनी नहीं पड़ती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। दीपशिखा की बातों को सुनकर गौरव हैरानी से कहता है,
इतनी सिक्योरिटी मैं पहली बार देख रहा हूँ कि नौकर को तक घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती है। उनके घर में कोई सामान कैसे आता होगा? अगर घर में नौकर होंगे तो वह सब खाना बनाते होंगे और खाना बनाने का मतलब है सामान बाहर से आना, तो फिर यह कैसे पॉसिबल है? पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर कुणाल भी दीपशिखा को देखते हुए कहता है, एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर देखा जाए तो नौकर को किसी पर्सनल काम की वजह से तो बाहर जाने की परमिशन मिलती होगी ना। पूर्ण विराम। अपने केबिन में बैठकर सुहाना पूरा दिन बस काम किए जा रही थी। उसे ये तक ध्यान नहीं था कि उसको जो कमर पर चोट लगी है उसको ठीक भी करना है, क्योंकि अभी भी उसके कमर से ब्लीडिंग बंद नहीं हुई थी, जिस वजह से उसके कपड़े तक में भी खून के दाग लग चुके थे। सुहाना अपना पूरा काम खत्म करने के बाद घड़ी में समय देखती है तो रात के 9 बजे बज चुके थे। ये देखकर उसने जल्दी से सारी फाइल को समेटते हुए अपने पर्स में रखा और फिर वो अपने फ़ोन को उठाकर केबिन से बाहर निकलने लगी। हालांकि जब वह अचानक से कुर्सी से उठी थी तब उसको अपने कमर में बहुत दर्द हुआ था, जिस वजह से उसको चलने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी। वह अपने कमर पर हाथ रखकर अपनी आंखों को भींचते हुए धीरे से कहती है, मुझे लगता है अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अगर मैंने इस पर लापरवाही की तो मुझे ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे तब तक ठीक रहना पड़ेगा जब तक मेरे डैड के कातिल नहीं मिल जाते हैं। पूर्ण विराम। ये सोचकर सुहाना अपने केबिन से बाहर निकलकर ऑफिस से बाहर की ओर जा रही थी। तभी उसने देखा कि ऑफिस पूरी तरह से खाली हो चुका है। यहाँ तक कि ऑफिस की पूरी लाइट भी ऑफ थी। वह आगे की ओर बढ़ते जा रही थी और उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि पूरे ऑफिस में वह अकेली है, जिस वजह से उसे युवराज पर भी काफ़ी गुस्सा आया। कहीं ना कहीं उसे लगा था कि युवराज उसकी मदद करने के लिए उसको अपने साथ लेकर जाएगा, पर इस समय युवराज इतना कठोर दिल बन गया था कि उसने उसको दर्द में भी देखकर भी छोड़कर जाने का ही फैसला लिया। सुहाना ऑफिस के मेन दरवाजे के पास आकर दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि दरवाज़ा लॉक हो चुका है, जिस वजह से वह दरवाजे को पूरी तरह से खोलती है, लेकिन दरवाज़ा कोशिश करने के बाद भी नहीं खुलता है। 10 मिनट तक कोशिश करते रहने के बाद सुहाना को समझ आ चुका होता है कि किसी ने जानबूझकर दरवाजे को लॉक किया है, क्योंकि आमतौर पर बॉडीगार्ड 11 बजे तक दरवाजे के पास रहते हैं, लेकिन इस समय बॉडीगार्ड वहां पर मौजूद नहीं था। ये देखकर सुहाना अपना हाथ दरवाजे पर मारते हुए कहती है, नंदिनी, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। युवराज के करीब जाने के लिए तुम कितनी हद पार करोगी? मुझे इस समय यहाँ से बाहर निकलना है। अगर तुम्हारी वजह से मुझे कुछ हुआ या फिर मेरे कामों में रुकावट आई तो मैं कल सुबह तुम्हें सूरत देखने का मौका भी नहीं दूंगी। पूर्ण विराम। ये सोचकर सुहाना ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला। इधर युवराज नंदिनी और अनिकेत के साथ गाड़ी में बैठकर घर जा रही थी। नंदिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अनिकेत अपनी आंखें छोटी करके कहता है, क्या हुआ नंदिनी? जब से तुम गाड़ी में बैठी हो तब से मुस्कुराए जा रही हो। पूर्ण विराम। अनिकेत की बात सुनकर नंदिनी उसे देखते हुए कहती हैं, नहीं, वह बस में ऐसे ही मुस्कुरा रही थी। क्या मैं अब मुस्कुरा भी नहीं सकती हूँ? मुस्कुराने के लिए क्या मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? पूर्ण विराम। नंदिनी की बातों को सुनकर अनिकेत गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं बस देख रहा हूँ। तुम आज बहुत अजीब तरह से मुस्कुरा रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम आज कोई काम करके बहुत खुश हो रही हो। मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं जानना है कि तुम्हें किस बात को लेकर इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी भी खुशी में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। पूर्ण विराम। अनिकेत की बातों को सुनकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखे उसे देख रही थी। इस समय नंदिनी मन ही मन कहती है, तुम्हें बता भी कौन रहा है?
अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो युवराज को भी पता चल जाएगा और फिर वह सुहाना को बचाने के लिए तुरंत ऑफिस चला जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। उस लड़की को क्या लगता है मैं बस बोलकर अपना काम करती हूँ? उसे तो ये पता भी नहीं है कि नंदिनी मेहरा और क्या क्या कर सकती है। वो पूरी रात भूखे प्यासे जब ऑफिस में तड़पेगी ना, तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। बहुत मासूम बनने का शौक है ना। अब मैं देखती हूँ कि वो किसके सामने मासूम बनती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। इधर अनिकेत ने नंदिनी को इग्नोर करने के बाद युवराज को देखा। युवराज के चेहरे पर परेशानी देखकर अनिकेत कंफ्यूज होकर कहता है, भाई अब आपको क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हो? पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की आवाज को सुनते ही युवराज अपने ख्यालों से बाहर निकला और वह चुपचाप सामने की ओर देखने लगा। युवराज का इस समय किसी से बात करने का मन नहीं था। उसको अंदर से एक अलग सी बेचैनी हो रही थी, और वह क्यों हो रही थी ये बात युवराज को भी समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से उसने धीरे से अपनी आंखों को बंद करके गाड़ी के सीट पर अपना सर रख दिया। थोड़ी देर बाद युवराज घर आ चुका था। नंदिनी अनिकेत अपने कमरे में चले गए तो युवराज भी अपने कमरे में चला गया। जैसे ही वह अपने कमरे में आया उसने देखा कि सुहाना कहीं भी नहीं है। ये देखकर उसे लगा जैसे सुहाना आज भी जरूर अपने पार्टनर के घर चली गई होगी, जिस वजह से उसके बारे में ना सोचते हुए वह चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े को बदलकर वापस कमरे में आ गया। हालांकि युवराज सुहाना से नफरत भी करता था, लेकिन सुहाना जब उसकी नज़रों के सामने नहीं रहती थी तो उसको एक बेचैनी भी होती थी। ना जाने क्यों आज भी उसको कल की तरह ही बेचैनी हो रही थी। जब से उसे पता चला है कि कैसे सुहाना के कई सारे दुश्मन उस पर हमला करते हैं, तो ना जाने क्यों उसको सुहाना के लिए अंदर से डर बैठ गया था।